नमस्कार। पिछले वीडियो में हम पूर्व गुप्त काल में भारत की आर्थिक उन्नति, विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में टॉपिक के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व गुप्त काल में भारत की आर्थिक उन्नति के प्रमुख कारणों तथा भारत की आर्थिक उन्नति के जो आधार तत्व थे उनके ऊपर वो चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि पूर्व गुप्त काल में भारत की आर्थिक जो उन्नति हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न उद्योगों और शिल्पों के विकास के अंतर्गत वस्त्र उद्योग, हाथीदांत उद्योग, धातु उद्योग, विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों और रत्न मोती आदि से संबंधित उद्योगों के विकास के साथ साथ पहली और दूसरी शताब्दी में वो नए नए व्यापारिक और सांस्कृतिक नगरों के उदय, उनकी स्थापना और उनके विकास पर चर्चा करने के साथ साथ इस व्यापारिक और वाणिज्यिक उन्नति के परिणाम स्वरूप नवीन व्यापारिक मार्गों के विकास आदि बिंदुओं पर वो हमने चर्चा की थी। हमारी चर्चा का जो अंतिम बिंदु था वो था नए नए व्यापारिक मार्गों की स्थापना एवं विकास, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी थी उससे पूर्व तक जो अधिकांश व्यापार है वो स्थल मार्ग से ही होता था, और प्रथम शताब्दी ईस्वी तक अधिकांश व्यापार स्थल मार्ग से होने के कारण स्थलीय व्यापारिक मार्गों का विशेष रूप से महत्व था। यद्यपि प्रथम शताब्दी ईस्वी में मानसूनी हवाओं की जानकारी के पश्चात व्यापार मुख्य रूप से है वो समुद्री मार्ग से होने के जो साहित्यिक और जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं वो बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। अर्थात संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद मानसूनी हवाओं की खोज होने के बाद व्यापार संभवतः स्थलीय मार्ग के साथ साथ समुद्री मार्ग से भी होने लगा था, परंतु प्रथम शताब्दी ईस्वी से पूर्व तक अधिकांश जो व्यापार है वो स्थलीय मार्गों से ही होता था। और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप भारत का मध्य एशिया के साथ वो घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। परिणाम स्वरूप मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले यानी रोम, यूनान और मिस्र से जोड़ने वाले जो व्यापारिक मार्ग थे उनका विस्तार भारतीय क्षेत्रों तक यानी भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय वस्तुएं प्रचुर मात्रा में रोम, यूनान और मिस्र में जाने लगी। इन व्यापारिक मार्गों ने भारत के इन व्यापारिक मार्गों का जो विस्तार है वो भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक हुआ। नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वस्तुओं जिनकी रोम, यूनान और मिस्र में मांग थी, उनके उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र थे उन क्षेत्रों तक इन आंतरिक व्यापारिक मार्गों का व्यापक रूप से विस्तार हुआ। प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद जब समुद्री मार्ग से व्यापार होने लगा तो ऐसी स्थिति में विभिन्न बंदरगाह नगरों का विकास हुआ, और भारत के आंतरिक क्षेत्रों से इन निर्मित वस्तुओं को बंदरगाह नगरों तक पहुंचाने के लिए नए नए व्यापारिक मार्गों की पुनः स्थापना हुई। इन नवीन व्यापारिक मार्गों ने भी एक प्रकार से भारत की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका का है वो निर्वहन किया। इन नवीन व्यापारिक मार्गों के परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य और भी अधिक सुगम हुआ। साथ ही साथ नदियों के माध्यम से नए नए जल मार्गों का भी विकास हुआ, जिसका उल्लेख हमें कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी मिलता है। भारत कि पूर्व गुप्त काल में जो आर्थिक उन्नति हुई उसके पीछे
एक और जो सबसे महत्वपूर्ण कारक था वो था व्यापारिक संगठनों का प्रादुर्भाव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब व्यापार और वाणिज्य का विकास होता है तो विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। उत्पादन होने पर विभिन्न उसकी प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न उद्योग धंधों की स्थापना होती है। बड़े बड़े जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक नगरों का विकास होता है और उन वस्तुओं को उनकी मांग वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए नए नए व्यापारिक मार्गों का भी विस्तार और विकास होता है। और जब यह व्यापार और वाणिज्य निरंतर विकसित होता रहता है तो उसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी नए नए परिवर्तन होते हैं। भारत और जो पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी जो देश विश्व था, यानी कि रोम, यूनान और मिस्र जैसे जो यूरोपियन देश थे, अफ्रीकी और यूरोपीय देश थे, उनके मध्य व्यापार के निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप भारत में व्यापारिक संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी जो है कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के साथ साथ पतंजलि के महाभाष्य तथा महाजनपद काल से ही हमें इन व्यापारिक संगठनों के बारे में यद्यपि जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। महाजनपद काल यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से विभिन्न बौद्ध ग्रंथों में इन व्यापारिक संगठनों का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। मौर्य काल में लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य, 1म शताब्दी ईसा पूर्व में या ईस्वी में लिखित जो यूनानी लेखकों के विवरण हैं, उनसे भी इन व्यापारिक संगठनों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं साहित्यिक अभिलेखों से इन साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि इन व्यापारिक संगठनों को श्रेणी कहा जाता था, श्रेणी। और भिन्न भिन्न श्रेणियां जो हैं वो भिन्न भिन्न व्यापारिक समूहों का नेतृत्व करती थी। देखिए, जैसे मंदसौर जो प्रशस्ति है जिसके ऊपर हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत चर्चा की थी, उसमें हमने पढ़ा था पट्टवाप की श्रेणी। श्रेणी यानी व्यापारिक संगठन, पट्टवाप यानी रेशम बुनकरों का संगठन, यानी कि अलग अलग व्यापार करने वाले व्यापारियों का संगठन भी अलग अलग होता था। जैसे धातु का व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे उनका श्रेणी अलग होती थी, कपड़े का व्यापार करने वालों का व्यापारियों का संगठन अलग होता था, कपड़ा व्यापार संगठन। जैसे वर्तमान में भी ऐसे ही अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारियों का संगठन अलग होता था और इनके ऊपर एक संयुक्त व्यापार मंडल जैसे कि आजकल होता है, उसी प्रकार की स्थिति प्राचीन काल में भी थी, जिसका विस्तृत वर्णन हमें समकालीन बौद्ध ग्रंथों में विस्तार पूर्वक प्राप्त होता है। यानी कि विभिन्न व्यापारिक जो समूह थे उनसे संबंधित जो समूह हैं वो भी अलग अलग होते थे। यानी कि भिन्न भिन्न व्यापार करने वाले लोगों के व्यापारिक समूह भी भिन्न भिन्न होते थे। जैसे कपड़ा व्यापारियों का संगठन, लोह व्यापारियों का संगठन, अनाज व्यापारियों का संगठन। पूर्व गुप्त काल तक जो हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं, उन साहित्यिक स्रोतों में श्रेणी नामक व्यापारिक संगठन के साथ साथ निगम और पूग नामक व्यापारिक संगठनों का उल्लेख भी मिलता है। निगम और पूग यानी हमें जहां महाजनपद काल तक व्यापारिक संगठनों के रूप में श्रेणी नामक संगठन का ही उल्लेख मिलता है, पूर्व गुप्त काल तक आते आते निगम और पूग नामक व्यापारिक संगठनों का उल्लेख भी मिलता है। और इन व्यापारिक संगठनों के प्रमुख के रूप में ज्येष्ठक और श्रेष्ठी आदि का उल्लेख मिलता है। यानी इन व्यापारिक संगठनों का जो प्रमुख होता था उसे ज्येष्ठक या श्रेष्ठी कहा जाता था।
जिसका उल्लेख हमें समकालीन साहित्यिक स्रोतों में है वो मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन व्यापारिक संगठनों की स्थापना क्यों की गई थी, इन व्यापारिक संगठनों का मुख्य कार्य क्या था। देखिए, इन व्यापारिक संगठनों का जो सबसे प्रमुख कार्य था वो था व्यवसाय से संबंधित विभिन्न नियमों का प्रतिपादन करना, यानी व्यवसाय में कौन कौन से नियमों का ध्यान रखा जाएगा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए। जो उत्पाद तैयार किए जाएंगे उन उत्पादों की गुणवत्ता के निर्धारण के विषय में नियम प्रतिपादित करना, व्यवसाय संबंधी नियम प्रतिपादित करना, निर्मित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना, अनुचित व्यापारियों के मध्य अनुचित प्रतिद्वंदिता को रोकना, व्यवसाय की उन्नति के लिए कार्य करना, व्यावसायिक विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटान करना, तथा सबसे बड़ा जो कार्य था वो था बैंकिंग के रूप में कार्य करना या बैंक के रूप में कार्य करना। देखिए, वर्तमान में जो व्यापार और वाणिज्यिक व्यवस्था उसका सबसे जो आधार स्तंभ या जो रीढ़ है वो एक प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था ही। कोई व्यापारी चूरू में बैठा है, वो बेंगलोर से सामान खरीद करता है और वो वर्तमान में यद्यपि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो राशि है वो हस्तांतरित कर देता है। प्राचीन काल में जो हुंडी होती थी, यानी जो व्यापारियों का संगठन होते थे, वो हुंडी यहाँ पर उस व्यापारिक संगठन को पकड़ा दी जाती थी और उसके माध्यम से वह व्यापारिक संगठन का बेंगलोर स्थित जो कार्यालय होता था वो उसका भुगतान कर देता था। यानी प्राचीन काल में भी इस प्रकार की बैंकिंग जो सिस्टम था वो व्यापारियों के संगठन द्वारा ही संचालित होता था और इस प्रकार के व्यापारिक संगठनों ने भी भारत की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। हम कह सकते हैं कि पूर्व गुप्त काल में भारत का जो आर्थिक विकास हुआ उस आर्थिक विकास में ये जो व्यापारिक संगठन थे, श्रेणी, निगम, पूग, इनका जो है वो अद्वितीय योगदान रहा है। भारत की पूर्व गुप्त काल में आर्थिक उन्नति का जो एक और बड़ा कारक जो था वो था विदेशी व्यापार की अभूतपूर्व उन्नति। देखिए, भारत में हम जानते हैं कि मौर्य काल तक भारत में व्यापक रूप से सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था। यद्यपि सिक्के प्रचलित हो चुके थे, लेकिन मुख्य रूप से चांदी के सिक्कों के ही प्रचलन और जनसाधारण के मध्य लेन देन है वो वस्तु विनिमय या कौड़ियों के माध्यम से ही होने का हमें साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं। संभवतः भारत में धातु मात्रा जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, इसका सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। लेकिन प्रथम शताब्दी ईस्वी के पश्चात जब या पूर्व गुप्त काल में जब भारत का विदेशों के साथ विशेष रूप से रोमन और यूनानी और मिस्री साम्राज्यों के साथ व्यापक रूप से व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य जो कि उस समय अपने वैभव पर था, जहां भारतीय वस्तुओं की है वो व्यापक मांग थी। इस व्यापक मांग के कारण भारत में धातु मुद्रा का व्यापक रूप से आगमन हुआ और धातुओं का व्यापक आगमन के कारण ही भारत में पहली बार प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाणों द्वारा व्यापक रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया गया। और इसका सबसे बड़ा कारण था विदेशी व्यापार की वृद्धि, यानी ये जो धातु मुद्रा आ रही थी ये विदेशों से आ रही थी, न कि भारत के भीतर ही, क्योंकि संभवतः भारत में पहले से ही धातु मुद्रा का अभाव था। यूनानी लेखकों के ग्रंथों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है और इन यूनानी लेखकों के ग्रंथों या विवरणों से ही भारत के विदेशी व्यापार पर सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ता है। इन ग्रंथों से पता चलता है कि यूनानियों के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण के बाद ही, यानी 184 ईसा पूर्व के बाद यूनानियों के जब पश्चिमोत्तर भारत पर व्यापक आक्रमण हुए और भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक यूनानियों का आधिपत्य स्थापित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और यूनान के मध्य व्यापार है वो व्यापक रूप से बढ़ा।
इसी प्रकार पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में जो कुषाण और सातवाहन शासक थे, उनके काल में भी व्यापार और वाणिज्य जो है उसकी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कुषाण और सातवाहन काल में भी भारत का विशेष रूप से रोम, मिस्र और यूनानी साम्राज्यों के साथ वो विस्तृत व्यापारिक संबंध थे। कुषाण काल में तो जो भारतीय व्यापारी थे, उन भारतीय व्यापारियों की पहुंच जो है वो यूरोप के साथ साथ मध्य पूर्वी एशियाई देशों तक हो गई थी, अर्थात चीन, बर्मा, कोरिया आदि जो देश थे, उन देशों तक है वो भारतीय व्यापारियों की पहुंच हो गई थी। जो भारतीय वस्त्र थे, जो भारतीय प्रसाधन सामग्री थी यानी सौंदर्य सामग्री, या जो हीरे जवाहरात रत्न कीमती जो पत्थर होते थे, आभूषण आदि की रोमन बाजारों में अत्यधिक मांग थी और भारतीय व्यापारी उन प्रसाधन वस्तुओं के बदले एक प्रकार से धातु मुद्रा के बदले उन वस्तुओं का व्यापार करते थे, जिससे भारत में अपार स्वर्ण और रजत धातु का आगमन हुआ। यूनानी इतिहासकार प्लिनी के विवरण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। प्लिनी ने वो भारतीय व्यापार के संबंध में लिखा है कि रोमवासी जो है वो भारतीय वस्तुओं के प्रति अत्यधिक उत्सुक रहते थे, यानी रोमन जो लोग थे, जो कि उस समय सबसे समृद्ध लोगों में से थे, वो भारतीय वस्तुओं के प्रति अत्यधिक उत्सुक रहा करते थे तथा अपार धन खर्च करके भी वे भारतीय वस्तु है वो खरीदते थे। भारतीय व्यापारी रोम से प्रतिवर्ष 5 करोड़ शस्त्र है वो प्राप्त करते थे। इस प्रकार का वर्णन प्लिनी ने किया है, यानी भारतीय जो व्यापारी थे वो भारतीय प्रसाधन वस्त्रों आदि वस्तुओं के बदले रोम से या रोमन साम्राज्य से प्रतिवर्ष जो है वो 5 करोड़ शस्त्र, यानी कि शस्त्र उस समय संभवतः रोम में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था, यानी 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रतिवर्ष प्राप्त करते थे, जिसकी पुष्टि भारतीय ग्रंथों मिलिंद पन्हो, महाभाष्य आदि ग्रंथों से भी भारत के इस विदेशी व्यापार और उसकी आर्थिक समृद्धि पर प्रकाश पड़ता है। देखिए, जब ये इस विदेशी व्यापार के कारण भारत में व्यापक रूप से धातु मुद्रा या ऐसा कहें जो स्वर्ण और रजत था उसका जो व्यापक रूप से आगमन हुआ, यानी धातु मुद्रा का व्यापक आगमन हुआ, तो भारत में सिक्कों का प्रचलन भी बढ़ा। और हमारा अगला बिंदु भी यही है जो कि भारत की आर्थिक उन्नति का एक बड़ा कारक माना जाता है, सिक्कों का प्रचलन। देखिए, पहले तक क्या होता था कि व्यापार जो वस्तु विनिमय से होता था, वस्तु विनिमय के कारण एक प्रकार से वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दोनों तरफ से वो व्यापारियों को वस्तुएं लानी और ले जानी पड़ती थी। परंतु जब सिक्कों का प्रचलन बढ़ा तो सिक्कों के प्रचलन ने व्यापार को और भी अधिक आसान बना दिया। यद्यपि भारत में यूनानियों के आगमन से पूर्व भी सिक्कों का प्रचलन था, परंतु व्यापार अधिकांशतया वस्तु विनिमय के माध्यम से ही होता था। यूनानियों के आगमन के बाद भारत में लेख युक्त और कलात्मक सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। यूनानी जो लोग थे वो अपने व्यापार और वाणिज्य में विशेष रूप से सिक्कों का प्रयोग करते थे। और जब भारत का इन यूनानियों और रोमन और मिस्र साम्राज्य के साथ व्यापार और वाणिज्य विकसित हुआ, तो परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारी भी विनिमय के रूप में नियमित रूप से मुद्रा या सिक्कों का लेन देन करने लगे। और विनिमय रूप में नियमित रूप से इन मुद्रा या सिक्कों का प्रयोग होने के कारण भारतीय जो व्यापार था उसमें भारत में व्यापक रूप से इस धातु मुद्रा का आगमन होने लगा, जो पूर्व गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है।
इस प्रकार विनिमय के रूप में सिक्कों का प्रचलन बढ़ने के कारण ही भारत में पर्याप्त सोने के सिक्के थे, या जो सोना नामक जो धातु थी, उस धातु का पर्याप्त रूप में आगमन हुआ। और धातु मुद्रा की उपलब्धता के कारण ही, या स्वर्ण धातु की अत्यधिक उपलब्धता के कारण ही प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों के द्वारा भारत में व्यापक रूप से सोने के सिक्के प्रचलित किए गए। जो कुषाण काल या प्रथम शताब्दी ईस्वी की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, या हम देखते हैं कि पूर्व गुप्त काल में जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में जैसी अभूतपूर्व उन्नति हुई, वैसी अन्यत्र किसी भी काल में नहीं हुई। यानी कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि पूर्व गुप्त काल जो है वो राजनीतिक दृष्टि से विखंडन का काल था, लेकिन इसके बावजूद इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि व्यापार और वाणिज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। और जैसी व्यापारिक और वाणिज्यिक उन्नति इस पूर्व गुप्त काल में हुई, वैसी अन्यत्र किसी भी काल में देखने को नहीं मिलती। इस काल में विदेशी व्यापार के कारण न केवल विदेशों के साथ भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंध स्थापित हुए, बल्कि भारत में पर्याप्त रूप से सोने का आगमन भी हुआ, जिसने भारत की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से देखें तो हम पूर्व गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल है वो कह सकते हैं, क्योंकि भारत में जितनी आर्थिक उन्नति पूर्व गुप्त काल में हुई, उतनी उन्नति किसी भी अन्यत्र काल में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए पूर्व गुप्त काल को यदि व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भारत का स्वर्ण काल कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।